Good evening, everybody. Today we welcome everybody in Gyanadab for a program on Gopi Chand Narang. Now, before speaking anything about Gopi Chand Narang, he expired in the month of June, and he was a Padma Bhushan and Padma Shri all in one, and I think so Sitara Pakistan. Sitara Imtiaz. So I will start the program, and then I could locate a good clip on Rekta. So I would like to add that in the beginning because that describes Gopi Chand Narang very well. उनका ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ लिटरेरी क्रिटिक, स्कॉलर और राइटर गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग भारत के जाने माने ऑथर, स्कॉलर, थियरिस्ट और लिटरेरी क्रिटिक प्रोफेसर गोपी चंद नारंग। प्रोफेसर गोपी चंद नारंग इल्म का वो सूरज हैं जिनकी रोशनी से एक जमाना फैज़याब होता रहा है। उर्दू अदब, लिसानियात और इलाकाई जबानों के लिए गोपी चंद नारंग की खिदमात से शायद ही कोई साहित्य प्रेमी वाकिफ न हो। गोपी चंद नारंग की पैदाइश 11 फरवरी 1931 को ब्रिटिश इंडिया के दुक्की, बलूचिस्तान में हुई, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता धर्मचंद नारंग फारसी और संस्कृत के आलिम थे, जिनकी परवरिश ने गोपी चंद नारंग को एक अदब नवाज ज़हन बख्शा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त छिड़े फसादात से बचकर गोपी चंद नारंग हिंदुस्तान आ गए, जहां उनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई। हिंदी और उर्दू का जो रिश्ता है खून और नाखून का, नाखून और गोश्त का, आप नाखून को खींच नहीं सकते, गोश्त फिर उगाता है। 70% उर्दू की सारी ग्रामर 100% उर्दू का वर्ब हिंदी है। अरबी फारसी से लिया हमारा इम्तियाजी निशान है, हम उस पर फख्र करते हैं। हमने उसको अब्जॉर्ब किया है, हमने उसको इंडियनाइज किया है, हमने उसको हिंदियाया है। हिंदुस्तान में दिल्ली आकर गोपी चंद नारंग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू में मास्टर्स और पीएचडी की डिग्री हासिल की और डॉक्टर गोपी चंद नारंग कहे जाने लगे। 1957 से 58 तक डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उर्दू पढ़ाई। इसके बाद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करने लगे। 1960 के दशक में डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने दुनिया के मुख्तलिफ देशों की यूनिवर्सिटीज में छात्रों को पढ़ाया और फिर 1974 में वो जामिया मिलिया इस्लामिया में बतौर प्रोफेसर काम करने लगे। 1986 में डॉक्टर गोपी चंद नारंग एक बार फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद पर काम करने लगे। रिटायरमेंट के बाद सन 2005 में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस के लक़ब से नवाजा। खुद फैज ने कहा है, इस इश्क से न उस इश्क से, अब इस इश्क कौन सा इश्क है, उस इश्क कौन सा इश्क, नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल पर बजुज़ दागे नदामत। उर्दू जबान के अदबी मंजर में डॉक्टर नारंग की मौजूदगी हर साहित्यकार के लिए एक ताकत और हौसले का सबब है। हिंदुस्तान के कई पब्लिकेशन हाउसेस उनके कर्जदार हैं और अदब या साहित्य से जुड़ा शायद ही कोई ऐसा अवार्ड होगा जो डॉक्टर गोपी चंद नारंग को न मिला हो। डॉक्टर गोपी चंद नारंग ने उर्दू, हिंदी और इंग्लिश जबानों में तकरीबन 70 किताबें लिखी हैं, जिनके पाठक दुनिया भर में मौजूद हैं। उर्दू जबान से मोहब्बत डॉक्टर नारंग की शख्सियत के जर्रे जर्रे में झलकती है और उनकी फसाहत का बयान यह है कि कोई एक बार उन्हें बात करता सुन ले तो फिर सुनता ही चला जाए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम किस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं। गोपी चंद नारंग, जो न सिर्फ उर्दू के बहुत बड़े नक्काद थे बल्कि माहिर लिसानियात, अदीब और स्कॉलर भी थे, जिन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में एक जैसी मकबूलियत हासिल की।
वो ज़बान और बयान की बारीकियों पर नज़र रखते थे, जिनकी तहरीरों में पुख्तगी यानी मजबूती और शाइस्तगी यानी डेलिकेसी झलकती थी। गोपीचंद नारंग के नाम पर अनोखा रिकॉर्ड कायम है कि उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनकी आला कारकर्दगी पर सितारा इम्तियाज़ और हुकूमत हिंद की जानिब से पद्म भूषण और पद्मश्री से नवाजा गया। उर्दू ज़बान के अदबी मंजर में गोपीचंद नारंग की मौजूदगी हर साहित्यकार के लिए एक ताकत और हौसले का सबब है, और अदब और साहित्य से लगकर कोई भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो उनको ना मिला हो। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उनकी बात सुनता तो सुनते ही रह जाता। उनकी शख्सियत को मज़ीद जानने के लिए आइए चलते हैं कांचन से उनकी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, खासकर उनके वालिद और वालिदा के बारे में। थैंक यू। गोपीचंद नारंग की पैदाइश बलूचिस्तान के एक छोटे से कस्बे दुक्की में हुई थी। जब वो 1 साल के थे तो उनके वालिद साहब का तबादला मूसा खैर में हो गया। बलूचिस्तान में कई जगह सिर्फ बलूची ज़बान बोली जाती थी, इसके अलावा दुक्की और बरोही भी बोली जाती थी, लेकिन ज़्यादातर इलाका पश्तो का है। यहाँ के लोग पठान और बलूच नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी ज़बान बोली जाती थी। मूसा खैर भी दुक्की की तरह एक छोटी सी जगह थी, लेकिन गोपीचंद की मादरी ज़बान उर्दू नहीं थी। ननिहाल और ददिहाल की ज़बान भी सराइकी थी, जो कि बहुत मीठी, रसीली और नर्म ज़बान है और उर्दू से बहुत मिलती जुलती है। बल्कि उर्दू के साथ सारी ज़बानें इस तरह घुल मिल जाती हैं जैसे दूध में चीनी मिला दी हो। उनके वालिद साहब फ़ारसी के आलिम और संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए ये दोनों ज़बानें गोपीचंद नारंग को बचपन में ही मिट्टी की तरह मिली थी और उन्होंने वेद पुराण बचपन से ही सुने हुए थे। उनके 6 भाई थे और 4 बहनें थीं। वे दूसरे नंबर पर थे। उनका भरा पूरा ख़ानदान था। वालिद साहब स्कूल के अलावा बच्चों की तरबियत यानी पढ़ाई लिखाई घर पर भी करते थे। आपके वालिद साहब को मौसीकी का बहुत शौक़ था। बेगम अख्तर, रोशन आरा, सहगल के रिकॉर्ड सुनते थे। उस ज़माने में आपके घर पर ग्रामोफोन हुआ करता था और उनके वालिद साहब उसे बजाया करते थे। आपके वालिद साहब निहायत साहिब ज़ौक़ इंसान थे। उन्होंने स्वामी राम तीर्थ को बहुत पढ़ा था। स्वामी राम तीर्थ पर लिखी हुई अल्लामा इक़बाल की नज़्म उन्हें ज़बानी याद थी। सूफियाना कलाम में भी उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। इस तरह देखा जाए तो गोपीचंद नारंग की तरबियत उनके वालिद साहब की वजह से थी, जो मूसा खैर में हुई थी, वरना उनके ख़ानदान में तो दूर दूर तक कोई अदीब नहीं था। अब हम उनकी वालिदा की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बतौर गोपीचंद नारंग उनकी वालिदा की हस्ती बड़ी अजीबोगरीब थी। जिस खातून के 10 बच्चे हों उस पर घर गृहस्थी का कितना बोझ पड़ा होगा। और उस समय उनके जो वालिद साहब थे वो अफसर ख़जाना थे और 80 रुपये माहवार की तनख्वाह पाते थे, जो कि उस समय बहुत अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। लेकिन उनके वालिदा साहब घर के सारे काम खुद करती, 10 बच्चों को पालना पोसना और कपड़े धोना, रसोई का काम, मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना। उन्होंने कभी किसी मुलाजिम की मदद नहीं ली। कपड़े धोने का साबुन भी वो घर में ही बनाती थी। जब उन्होंने बुढ़ापे की तरफ कदम रखा और घर का काम थोड़ा कम करने लगी, तब वो मोहल्ले की मदद करती रहीं। पूरे मोहल्ले में दुखियारों की मदद करना, उनके सुख दुख बांटना उनकी आदत में शुमार था। उनको कभी किसी ने गुस्से में नहीं देखा। गोपीचंद नारंग
अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत करते थे और उन्होंने नेकी, इंसानियत, शराफत, सेवा, कुर्बानी सब उनसे सीखी थी। उन्होंने ये सब चीज़ें कहीं स्कूल में नहीं सीखी थी। और जब उनकी माँ पाकिस्तान में रह गई थी तो वो बहुत परेशान थे और उनके जो वालिद साहब थे उन्होंने वहीं सर्विस कर ली थी और उनके दोस्तों ने उन्हें हिंदुस्तान नहीं आने दिया था। लेकिन गोपी चंद और उनके भाई रेड क्रॉस के हवाई जहाज़ से हिंदुस्तान आ गए और वो अपनी वालिदा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन फिर वालिदा साहब किसी तरह 8 बच्चों को लेकर ट्रेन से, ट्रक से होके दिल्ली आई और फिर इन्होंने सब लोगों ने मिलकर राजेंद्र नगर दिल्ली में साथ साथ रहना शुरू किया। गोपी चंद को अपनी वालिदा से बेहद मोहब्बत थी और जब उनका आखिरी वक्त करीब आया तो उस वक्त गोपी चंद नारंग बाहर थे और जब उन्हें पता चला वो फौरन आए अपने घर और उन्होंने माँ के पास बैठकर उनके माथे को चूमा और फिर उनके सिर को अपनी गोद में रखा। 1 मिनट बाद उनकी माँ ने आंखें मूंद लीं और फिर कभी नहीं खोली, मानो वो गोपी चंद नारंग का इंतज़ार कर रही थी। अपने एक इंटरव्यू में गोपी चंद जी ने बंटवारे के दर्द का जिक्र किया है। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम आया था जब आप सोच रहे थे कि मैं अगले पल जिंदा रहूँगा या नहीं। ये बात उस समय की है जब उन्होंने मैट्रिक करके सेक्रेटेरिएट में नौकरी कर ली थी। उस वक़्त वो एक कमरे में जहाँ 4-4, 5-5 लोग रहते थे वहाँ रहते थे, लेकिन उनके मकान मालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उनके मकान मालिक का एक बक्सा जो कि बहुत भारी भरकम था जिसमें जेवरात और नकदी भरी हुई थी, भाग दौड़ में कई दिनों के लिए उन्होंने गोपी चंद जी को दे दिया और इस बक्से की उन्होंने अपनी जान से बढ़ के हिफाजत की और फिर मकान मालिक को बक्सा सौंप कर किसी तरह अपने भाई के साथ रेड क्रॉस के हवाई जहाज़ से दिल्ली आए। उस समय उनकी लिखी हुई डायरी, नज़में और कहानियों की किताबें गायब हो गई, यहाँ तक कि इनके अपने कुछ बेशकीमती हीरे जवाहरात भी गायब। लेकिन इन्होंने अपने मकान मालिक की चीज़ें बड़ी हिफाजत से रखी और वो सौंप के वो हिंदुस्तान आए। बंटवारे से पहले बलूचिस्तान से छपने वाले अखबार में इनकी 4 कहानियाँ छप चुकी थी। उसके बाद एक दीवान साहब मफ्तून थे जो कि राजा महाराजाओं की खबर रखते थे। उन्होंने अपनी रियासत में गोपी चंद जी को मुलाजिम रखना चाहा, मगर गोपी चंद जी को उनकी मुलाजिमत की कुछ शर्तें रास नहीं आईं और इन्होंने इसके लिए उनको नौकरी से इनकार कर दिया। रियासत नाम की अखबार और 20वीं सदी नाम के रिसाले में अपनी कहानियाँ छपवानी शुरू कर दी। वो कभी तकरीर देख के नहीं पढ़ते थे, वो हमेशा जो ऑडियंस के सामने बोलना शुरू करते थे तो जैसे लगता था झरने से पानी बह रहा है। उनकी उर्दू इतनी खूबसूरत थी और उनकी ज़बान और जहन पर उनको इतना कमांड था कि वो सामने बोलते थे और लोग मेस्मराइज्ड होके बिल्कुल स्पीचलेस होके उनकी तकरीरें सुना करते थे और उसे बेहद पसंद करते थे। वो बेहद ज़हीन आदमी थे। बचपन में जब पढ़ाई के साथ उन्होंने हमेशा नौकरी की, मैट्रिक करके उन्होंने सेक्रेटेरिएट में नौकरी की, उसके बाद फिर इन्होंने इंटरमीडिएट अजमेर बोर्ड से किया, फिर BA सेंट स्टीफेंस से किया, उसके बाद फिर इन्होंने लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी की, फिर दिल्ली कॉलेज से MA उर्दू किया जो कि पूरे क्लास में ये अकेले तन्हा स्टूडेंट थे। इन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया और उन्हें वजीफ़ा भी मिलने लगा, स्कॉलरशिप। इसके बाद उनका रिश्ता उर्दू से मजबूत होता गया। लिंग्विस्टिक में माहिर होने की वजह से इन्हें 3 जगह से नौकरी के बुलावे आए, लेकिन इन्होंने लंदन जाना पसंद किया क्योंकि वहाँ पे ये अपने आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते थे। कहते हैं कि किसी के दिमाग पर कोई चीज़ छा जाती है तो इसमें एक तरह का मजबूत जज्बा पैदा होता है और आगे चलकर ये जज्बा जहन और शऊर का हिस्सा बन जाता है। गोपी चंद नारंग की लगन गहरी और सच्ची थी, इसलिए उर्दू से ताल्लुक़ गहरा, पुख्ता और मजबूत होता गया।
वो ऊपरी दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। कोई बेशकीमती कलम या पार्कर उनकी ड्रॉर में पड़ी रहती थी। एक मामूली कलम अपने पॉकेट में वो रखते थे। एक बहुत पुरानी स्विस घड़ी वो बांधते थे। वो बिल्कुल भी दिखावे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बादशाहों के ताज वक्त की धूल में खो जाते हैं, लेकिन फकीरों के सच्चे बोल हमेशा गूंजते रहते हैं। जी हाँ कांचन, दूसरी ज़ुबानों के साथ साथ उनकी नज़र में उर्दू ज़ुबान और उसके अल्फाज और नुकात की बड़ी अहमियत थी। वैसे तो उर्दू के अहले ज़ुबान नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एहसास था कि वो उर्दू उनसे रिश्ता कायम हो गया। ये एहसास ही उनके रमूज़ और निकात की यानी उर्दू डिक्शन उनकी सोच का हिस्सा बनते गए थे। उर्दू ज़ुबान में महारत हासिल करने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उस पर उरूज पाने में यानी मास्टरी करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। गोपीचंद नारंग उर्दू अदब में एक ऐसा मकाम रखते हैं जहां पहुंचने का कोई सोच भी नहीं सकता। वो उर्दू का वाहिद शख्सियत थे जिन्हें दुनिया भर में लोग जानते और पहचानते थे और भी पहचानते हैं, ख्वाह वो उर्दूदां हो कि न हो। हिंदू माशरे में एक हिंदू घराने से ताल्लुक़ रखते हुए भी उन्होंने एक अजनबी ज़बान व अदब को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया। ये उर्दू ज़ुबान से उनकी अदम दिलचस्पी थी, एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले भी हम कह चुके हैं कि उनके वालिद कई ज़ुबान जानते थे और गोपीचंद नारंग को भी ये आज़ादी थी कि वो जो चाहे लिख पढ़ सकते हैं, जो चाहे वो ज़ुबान पढ़ सकते हैं। हालांकि आला तालीम रिकॉर्ड की वजह से उन्हें उनके वालिद साइंस पढ़ने को कह रहे थे, मगर इसरार नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने इनके मामलात में हमेशा आज़ादी बरतने दी और ख़ुद भी उर्दू लिखते पढ़ते रहे थे, इसलिए उनको उर्दू भी सीखने की इजाज़त दी गई। उस ज़माने में हिंदू घरानों में उर्दू से उनसियत यानी मोहब्बत न रखने वाली कोई बात ही नहीं थी। आज भी हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों ऐसे हिंदू हैं जो उर्दू से उनसियत मोहब्बत रखते हैं। आज़ादी के बाद उर्दू के चंद हिंदू अहले क़लम दानिश्वरों ने इज़्ज़त व अज़मत और नामवरी पाई और उर्दू के आलमी मंजरनामे का नूर करार पाए, जैसे ब्रिज नारायण चकबस, नूर लखनवी वगैरह वगैरह। इनमें से गोपीचंद नारंग का नाम एक ख़ास अहमियत रखता है। एक अदबी प्रोग्राम में गुलजार साहब ने उनका तारुफ कराते हुए कहा था, 2 पाँव पे चलता दरिया, 2 पाँव पे जलता दरिया, 1 पाँव पे ठहरी झील, 2 पाँव पे चलता दरिया, 1 पाँव पे ठहरी झील, झील के नाभि में रखी है उर्दू की रोशन खंदील। और ये थे गोपीचंद नारंग जी। उर्दू ज़ुबान के साथ साथ दूसरी ज़ुबानों के बारे में उनके ख़यालात क्या थे? नसीमा जी, आप बताएंगी? जी, उर्दू की मोहब्बत एक बहुत बड़ी तहजीब का नाम है। बेशुमार मुफक्किरों ने उर्दू की मोहब्बत के एतराफ़ में बेपनाह जुमले लिखकर अपनी अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया है। गोपीचंद नारंग ने भी इस एतराफ़ मोहब्बत में बार बार खूबसूरत जुमले अदा किए हैं। एक छोटा सा जुमला है, उर्दू की तरफ मेरा दिल इस तरह खींचता है गोया ये मेरी गुट्टी में पड़ी हो। उर्दू में जो हुस्न है, कशिश है, जो शेरी और जमालियाती बालिदगी है, वो और ज़बान में नहीं। उर्दू मेरे लिए महज एक ज़ुबान नहीं है, एक अंदाज़ नज़र और असलूब ज़ीस्त भी है, यानी तरीक़ा ज़िंदगी। उर्दू हमारी तहज़ीब का वो हाथ है जिससे हमारी शनाख्त कायम होती है। ये कम व बेश इश्क का रिश्ता है, तस्लीम खुदी का सफ़र है, इस बात खुदी का नहीं। इस रिश्ते में चंद्रबान ख़याल साहब का ये ख्याल इस शेर में है कि वो धरती आसमान बनकर सितारों को भी शर्माए,
जिसे नारंग गोपीचंद सा उन्वान मिल जाए। ये सच है कि जिस महफिल में उर्दू के जलवे होंगे वहाँ गोपीचंद नारंग का वजूद भी होगा। कालिदास गुप्ता रज़ा ने एक तकरीर में कहा था, मैं उर्दू से हूँ, उर्दू मुझसे नहीं। ये सच है कि रज़ा साहब उर्दू से थे तो उर्दू भी उनसे थी, मगर नारंग उर्दू से हैं, उर्दू भी गोपीचंद नारंग से है। इसलिए कमलेश्वर जी ने कहा, हर ज़बान को एक गोपीचंद नारंग की ज़रूरत है। चंद्रभान खयाल के एक नज़म के आखिरी बंद में उनका शेर है जो उन्होंने गोपीचंद नारंग के बारे में कहा है, मेरी इस बात से सब लोग हम आहंग भी होंगे, जहाँ पाएंगे उर्दू को वहाँ नारंग भी होंगे। गोपीचंद नारंग उर्दू को बहुत कुशादा और सरल ज़बान करार देते हैं। उर्दू अपनी हम असर ज़बानों के दरमियान अपने तख्लीकी हुस्न के सबब पुल बनाती है। वो हर ज़बान को अपनी जगह अहम मानते थे, लेकिन उर्दू को लिसानी ताजमहल का दर्जा देते थे। उर्दू इसलिए खूबसूरत ज़बान बनी है कि इसमें कई ज़बानों का हुस्न शामिल है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें रंगारंग फूल है। उर्दू और हिंदी ज़बानों के बारे में उन्होंने कहा है कि इन दोनों ज़बानों का चोली दामन का साथ है। जिस तरह गोश्त और नाखून का रिश्ता होता है, इसी तरह हिंदी और उर्दू का रिश्ता है, और गोश्त और नाखून को एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। उर्दू हर ज़बान जैसे कश्मीरी, गुजराती, मराठी, तेलुगु हर ज़बान को साथ लेकर चलती है। उर्दू ने अपने दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखा है। जिस तरह गांधी जी भी कहते हैं, मैं अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली रखना चाहता हूँ ताकि चारों तरफ से ताज़ा हवा आती रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि कोई आंधी मेरे पैर उखेड़े। तो उर्दू वाले अपने दरीचे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जो सही नहीं है। उनको हर जगह की ज़बान सीखनी चाहिए। अगर तमिलनाडु में है तो तमिल, अगर मैसूर में है तो कन्नड़ा। गर्ज के जहाँ रहे वहाँ की ज़बान अपनाना चाहिए। अब अगर कहीं ज़बान की हक तलफी भी होती है तो उर्दू ज़बान में इतना पावर है कि खुद अपने बलबूते पर जिए। हिंदी की सबसे बड़ी ताकत खड़ी बोली उर्दू है, क्योंकि उर्दू की रोज़मर्रा, उर्दू का मुहावरा, उसकी शाइस्तगी, उसका लहजा, उर्दू की खनक और कशिश खास तरह की होती है। इसी तरह उर्दू की सबसे बड़ी ताकत हिंदी है, क्योंकि हमारी जड़ें इसी मिट्टी में पेवस्त हैं। देखा जाए तो एक तख्लीकी फ़नकार यानी क्रिएटिव राइटर का दिल कई अज़ियतों, कई तकलीफनाक लम्हों से गुज़र चुका है। ये सिलसिला दिल से निकलकर दुनिया तक पहुंचता है। गोपीचंद नारंग ने अपनी तवील ज़िंदगी में उर्दू ज़बान को तनकीद व तहकीक यानी क्रिटिक्स एंड रिसर्च को एक बेशबहा ख़जाना दिया है, जिसके एवज़ इनाम व इकराम की बारिश भी बहुत हुई है। अक्सर शोरा ने अपनी शायरी से उन्हें फेलिसिटेट भी किया है, यानी उन्हें मंजूर खिराज तहसीन पेश किया है। इन तहसीन निगारों में चंद्रभान खयाल, जो उर्दू और हिंदी के मशहूर शायर हैं, उन्होंने गोपीचंद नारंग की 75वीं सालगिरह के जश्न इस्तकबालिया में खयाल साहब की एक नज़म पढ़ी। ये नज़म लिटरेरी एंड क्रिएटिविटी के एतबार से बहुत ही खूबसूरती से कही गई थी। इस तवील नज़म में 8 मिसरों के 3 बंद हैं। इस नज़म के एक बंद को आपके सामने मैं आज पेश कर रही हूँ। अज़ियतनाक लम्हों का तसलसल दिल से दुनिया तक, हरप्पा से अयोध्या, खजुराहो अजंता तक, अरब की खुशबुओं के साथ कायम है यहाँ अब भी, अरब की खुशबुओं के साथ कायम है यहाँ अब भी, इसके साथ जिंदा है यहाँ उर्दू ज़बान अब भी। इन्हीं लम्हों के सदके ये हमें ज़ीशान करते हैं
इन्हीं लम्हों के सदके ये हमें ज़ीशान करते हैं, अदब और आदमियत मिलके सब ऐलान करते हैं। वो धरती आसमान बनकर सितारों को भी शर्माए, वो धरती आसमान बनकर सितारों को भी शर्माए, जिसे नारंग गोपी चंद सा उन्वान मिल जाए। इसका मतलब है एक तख्लीकी फनकार का दिल कई अजियतों, कई तकलीफनाक लम्हों से गुजर चुका होता है। ये सिलसिला दिल से निकलकर दुनिया तक तो पहुंचता है। ये दुनिया इंतहाई तरक्की की मनाजिल तय करने के बाद भी पुरानी तहजीबों के साए में जी रही है। ये साए हड़प्पा, अयोध्या, खजुराहो और अजंता से होते हुए अरब के रेगजारों तक फैले हुए हैं। उर्दू ज़बान इस तहजीब की परवरदा यानी पैदावार है। गोपीचंद नारंग ने भी इसी तहजीब के साए में परवरिश पाई। इसी तहजीब ने इंसान को इंसान बनाया और इसी तहजीब ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाया। आज गोपीचंद नारंग का नाम इसी तहजीब का उन्वान बन चुका है। ये 100% ही सही है, क्योंकि एक जगह मुश्तबा हुसैन ने भी कहा है नारंग जी के बारे में, नारंग साहब जब उर्दू बोलते हैं तो लगता है पूरी उर्दू तहजीब बोल रही है। तनकीद और तहकीक के शोबे में नारंग साहब ने जो काम अंजाम दिए हैं उनकी एक लंबी फहरिस्त है। वो तहरीर और तकरीर के मर्द मैदान थे। शुगुफ्ता और दिल को जीतने वाला उनका अंदाज़े बयां होता था, लेकिन लिखी हुई तहरीर को पढ़ने से ज़्यादा वो तकरीर अपने अंदाज में बयां करते थे, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। अब हम उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में कुछ जिक्र करेंगे। नारंग साहब कई अरसे तक पाकिस्तान में रहे और फसादात के बाद इंडिया आ गए। इसकी वजह से भले ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, मगर एक बात ये हुई कि नारंग साहब को कई ज़बानों और तहजीबों को समझने का मौका मिला। वो हिंदी, उर्दू, सराइकी, अंग्रेज़ी, संस्कृत, फ़ारसी, बलोची और पश्तो भी जानते थे। ये बात कम लोग जानते हैं कि कम उम्री में ही उन्होंने अफसाने भी कहे, मगर जैसा कांचन ने कहा था कि फसादात के दौरान उनकी कुछ डायरियाँ जिसमें वो लिखा करते थे वो गुम हो गई थी, जिनका उन्हें बहुत अफसोस था। इसमें नज़में भी थी। इनकी किताबों की फहरिस्त देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। लिसानियात और साख्तियात पर उनका काम तो अपनी तरह का था, लेकिन मीर शनासी और गालिब शनासी पर उनकी किताबें संगे मील की हैसियत रखती हैं। नारंग साहब की हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ मसनवियाँ एक तरह की पहली किताब है, और रस्मुल खत सीखने वाले जानते हैं कि इमला नामा किस कदर ज़रूरी किताब है। गोया कि उनकी किस किस किताब का जिक्र किया जाए। अदब और तालीम से जुड़ा शायद ही कोई नाम एजाज हो जिसे उन्हें न नवाजा गया हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2005 को उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस के नाम से नवाजा। यही लक़ब जामिया मिलिया इस्लामिया ने 2013 में दिया। 1995 में उनकी किताब साख्तियात दर साख्तियात और मशरक़ी शहरियात के लिए उन्हें साहित्य अकेडमी से नवाजा गया। बाद में उन्हें इसी अकेडमी ने वाइस प्रेसिडेंट चुना। नारंग साहब फितरी तौर पर एक अदब दोस्त और इंसान दोस्त शख्स थे। वो अक्सर कहा करते थे कि ज़बान किसी मज़हब की इजारादारी नहीं होती है। इजारादारी यानी जायदाद। ज़बान उसकी हो जाती है जो उससे मोहब्बत करता है। इनकी किताबों में, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, हिंदुस्तानी किस्सों से माखूज़ उर्दू मसनवियाँ, अनीस शनासी, इकबाल फ़न, असलूबियात मीर, सानह करबला बतौर शहरी इस्तारा, अमीर खुसरो का हिंदवी कलाम, उर्दू गज़ल और हिंदुस्तानी ज़हन व तहज़ीब, तरक्की पसंदी, जदीदियत और माबाद जदीदियत काफ़ी अहमियत रखती है। जबकि गालिब पर उनकी किताब गालिब मानी आफरीनी किसी कारनामे से कम नहीं।
इनकी इंतज़ामी सलाहियतों की भी उर्दू दुनिया मुतरफ रही है। फ़न अफसाना और नावल पर उनकी सरपरस्ती में मुनक़िद सेमिनारों की तवील लिस्ट है। इन सेमिनारों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम अहम तख्लीक़कार और तनकीद निगारों ने शिरकत की थी। गोपीचंद नारंग की अदबी ज़िंदगी कई अहम इल्मी, तहकीकी और फ़िक्री कारनामों से भरी पड़ी है। लिसानियात और ज़बान व बयान पर उनकी कई किताबें और मज़ामीन हैं। दूसरी तरफ फ़िक्शन की तनकीद में भी राजेंद्र सिंह बेदी, इंतज़ार हुसैन, मंटो, कृष्णचंद वगैरह पर उनके मज़ामीन यादगार हैं। इनकी बेशतर किताबों का हिंदी और अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा हो चुका है। दूसरी तरफ गोपीचंद नारंग उर्दू ज़बान के सफ़ीर यानी एम्बेसडर के तौर पर भी मशहूर थे। इनकी शख्सियत गंगा जमनी तहजीब का नमूना थी। बिलाशुबा उर्दू अदब का हर कारी उनकी रहलत पर यानी उनके इंतकाल पर बेहद मलाल है। पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेखतों को लोग, पढ़ते फिरेंगे गलियों में इन रेखतों को लोग, मुद्दा रही मारिया, ये मेरा शेर है। इनकी रहलत ने उर्दू को सोगवार किया। इसी तरह वारिस अलवी, शमीम हनफी और शमसुर रहमान फारूकी ने भी किया था। अब नई नस्ल जब माजी की तरफ देखेगी तो ये महसूस ज़रूर करेगी कि ये चारों नक़ाद हमारी अदबी तारीख में क्या मायने रखते थे। इब्तिदाई दौर में इन चारों ने जदीदियत को उर्दू से मुतारिफ करवाया। गोपीचंद उनमें से एक थे जो आज हम में नहीं है मगर अदब की दुनिया में हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये तो थी नारंग साहब की ज़िंदगी के बारे में, उनकी अदबी ज़िंदगी के बारे में, उनकी उर्दू से मोहब्बत के बारे में हमने आपको जानकारी दी। लेकिन आगे उनके अवार्ड और रिवॉर्ड और उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में आप मिस्टर फारूक से जानेंगे। Thank you, Nasima. And I would like to, what beta? Got my screen. Okay. So I'll just try to speak in English. What I hope you can hear me, Tushar. यस सर, सुनाई दे रहा है, स्क्रीन भी दिख रहा है. डोंट गो अहेड. Perfect, sir. So Gopichand Narang, as many people were there who may not understand complete Urdu, so he was known as an Indian theorist, literary critic, and scholar who wrote in Urdu and English. His Urdu literary criticism incorporated a range of modern theoretical frameworks, including stylistics, structuralism, post-structuralism, and Eastern poetics, and he has written specific books on these. So I think he played a very important role in the structure of the Urdu language, and he held many seminars during his lifetime where a large number of people who were Urdu writers and poets attended it. Narang was born in Dukki, a town in Balochistan, as was told in the earlier part. His father, Dharamchand Narang, was a literator himself and a scholar of Persian and Sanskrit. But of course, he was a treasurer, जो वहाँ के जो राजा थे in Balochistan, he was part of the treasury there. Rather, he was in charge of the treasury. Narang received a master's degree in Urdu from University of Delhi, and his linguistic journey, my journey with Urdu, is a journey of ishq. Urdu was not my mother tongue. My paternal and maternal family spoke Siraiki, which was a local language in Balochistan. But I never realized that Urdu is not my mother tongue. He lived, I think so, they बोलते ना सोते जागते सब उर्दू में ही उन्होंने अपनी जिंदगी निकाली. He started writing Urdu stories at an early age, which has all been, but point number 4, he has written at length on Mir, Ghalib and Iqbal in his books. And one of the important literature achievements was Hindustani Qissson se Makhuz Urdu Makhuz Urdu Masnaviyan.
It seems this is one of his biggest literary achievements in 1961. As I said earlier, he was an Indian theorist, literary critic, and a scholar who wrote in Urdu and English. And later on, he wrote many books. You can see the list of books. You can find all these books on the Wikipedia. And he wrote about 60 to 70 books in his lifetime. And the awards that he received was in 1962, he won the Ghalib Award from Government of Uttar Pradesh. In 1977, the Iqbal Centenary Gold Award by the President of Pakistan, and the Mir Award, that is Mir National Academy, Lucknow. In 1982, he was felicitated by Aligarh Alumni Association and Canadian Urdu Writers Society Award. Then again, he won the Ghalib Award from Ghalib Institute, New Delhi. Then 1990, he was honored as a Padma Shri by the President of India. And he won the Maulana Abdul Kalam Azad Award, Uttar Pradesh Urdu Academy. In 1995, he was honored by the Sahitya Academy Award. In 1999, Hindi Urdu Sahitya Committee Award from Lucknow. In 2002, he was granted Indira Gandhi Memorial Fellowship. Then from Doha and Qatar, Faroghi Urdu Award. Honored by Padma Bhushan Award by the President of India in 2004. Then 2005, Mazzini Gold Award by Government of Italy. Then D.Lit Award, something from the Central Institute of University of Hyderabad. Then from the Aligarh University in 2009, that is D.Lit. And in 2010, Bahadur Shah Zafar Award, Urdu Academy, State of Delhi. These are some of the important awards, but there are many more. When you go through his history, you'll see many more awards that he has won. He won the Bharati Bhasha Parishad Bengal Award, Calcutta. Then he was honored by Sitare Imtiaz Award by the President of Pakistan as early as 2012. Then Murti Devi Award, Bharatiya Gyanpith, Iqbal Samman, Government of Madhya Pradesh. 2013, he won the honored by Kusamanjali Award by Sheila Dikshit, Chief Minister of Delhi. In 2021, he won the award for excellence in book production by the All India Publishers Association on the book Ghalib. Then there are many such Sanskrit words, Arthavata, Rachmat, even I'm not able to pronounce them. Then in 2021, he won the Sir Syed Excellence Award by T.S. Thakur from the former Chief Justice of India. There are many other awards, but these are the main awards that he won. And I would like to end the program by a small video which I wanted to share on Gopi Chand Narang the last before we end the program and we take the question answer session or whatever. मुझे ये चीज़ एक मुअम्मा लगती थी कि मैं उर्दू से इतनी मोहब्बत क्यों करता हूँ। और फिर आगे चल के मैं आपसे अर्ज करूँगा जी। कुछ ऐसी बातें हैं उर्दू में कि जो बिल्कुल एक सरबस्ता राज है। और ये देखिए, यानी जितनी गायकी है हमारी, वो ब्रज में है या उसके बंद इसके अवधि के बोलों में है या किसी और हिंदी की डायलेक्ट में प्राकृत में, लेकिन अक्सर कव्वालियाँ उर्दू में, पहले फारसी में मिली जुली फारसी में इक्का दुक्का शेर कव्वाल आज भी फारसी का शेर पढ़ते हैं, उसके बाद उर्दू में। अब मुझे बताइए, फिल्मिस्तान में हमारे बॉलीवुड में मराठी वाले से क्यों नहीं कहते कि गाने लिख। आपके जो सीरियल जो हम रोज़ देखते हैं वो कोई तमिल वाला या तेलुगु वाला या बंगाली वाला क्यों नहीं लिखता। और देखिए, हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है रंगारंग फूलों का, और ये रंगारंग फूल हैं ज़बानें। बाद में हम कल्चर की बात करेंगे जी। और इनमें खुशरंगी भी है और एक तरह की यकरंगी भी है। लेकिन देखिए, इधर पंजाबी है पंजाब तक, सिंधी है सिंध तक, पश्तो है सरहद तक, बलोची है बलोचिस्तान तक,
और उधर देखिए बंगाली है बंगाल तक, मराठी है महाराष्ट्र तक, गुजराती है गुजरात तक, और तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ अपने अपने इलाके में बोली। उर्दू हम हुए, तुम हुए, के मीर हुए, के मीर हुए, इसकी जुल्फों के सब असीर हुए। सो ये हकीर फकीर भी जो असलन बलोचिस्तानी दहकानी एक कजमज बयान शिकस्ता बस्ता लिखने वाला, बताइए मैं कहाँ और गालिब की उर्दू में मोहल्ला कहाँ, मैं कहाँ और खुदा सुखन मीर तकी मीर को आज मैं समझाता हूँ, उसके रास वाश करता हूँ, उसकी शायरी के बातिन में दाखिल होकर सन्ना है सब ख्वार मीर कहते हैं, अज़ां जुमला हूँ मैं भी, है ऐब बड़ा इरफान साहब जिसे कोई हो न रहा है। तो मैं तो अपने इश्क की वजह से बदनाम, अपनी खिदमत, अपनी मोहब्बत, ये मेरी मोहब्बत है, ऐ दिल तमाम नफ़ा है सौदा इश्क में, एक जान का ज़िया है, सो ऐसा ज़िया नहीं। तो मैंने तो अपनी पूरी जान मैंने दी न दी, ये गैर शऊरी बात है, मुझे मालूम नहीं कतई, लेकिन उर्दू ने मुझे ऐसा कशीद किया, और मैंने उर्दू को दिल्ली में आने के बाद, मीर जाम मस्जिद सीढ़ियाँ की बात करते हैं, वो बात मैं सुनाने लगूं उर्दू बाज़ार की, मौलवी समीउल्लाह की बेंच की, जब मैं मैट्रिकुलेशन में पढ़ता था, जब सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान से रिहा होके आए, तो क्या कुछ मैंने जज्ब किया, और आज जो कुछ हूँ मैं आपकी खिदमत में एक बलूचिस्तानी दहकानी उर्दू में बातें कर रहा हूँ, जिसकी 70-80 किताबें हैं, कम से कम 15-20 किताबें हिंदी में हैं, कम से कम 15-20 अंग्रेज़ी में, और कमबख्त कौन सा ऐसा अवार्ड है, कौन सा ऐसा अवार्ड है, कौन सी ऐसी अदबी इज़्ज़त या तौक़ीर है, अगरचे ऐसा है कि जब आप किसी आप यानी शोहरत, आप नहीं शोहरत के पीछे भागते, अगर शोहरत आपके दामनगीर हो जाती है तो पत्थर उठाने वाले पत्थर भी उठाते हैं। अब वो जो रेडी में सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी बेचता फिर रहा है, या कोई झाड़ू बेचता फिर रहा है, उससे कोई हसद थोड़ी करेगा। सर सैयद ने, मशहूर जुमला है सर सैयद का, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें महसूद बनाया है, किसी का हासिद नहीं। मैंने कभी किसी को मुड़ के, कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, मुड़ के जवाब नहीं दिया। किसी ने कुछ ऐसी वैसी बात कही तो मैंने कान बंद कर ली और अपनी किताब लिख दी। तो आज ये बंदाए गंदा जो कुछ है, अपनी उन हरकतों की वजह से है जिस पर उसका कोई बस नहीं चलता। और क्या अर्ज करूं। So that was the program, and I would now request all the people to open their videos, and I will just comment on this program, and I will just make yes. कांचन जी, आपको कुछ बोलना है कि अपूर्वा एंड भाभी जी, दिस इज आउटस्टैंडिंग रिसर्च, बहुत अच्छा लगा।
एंड मुझे कुछ इसके मतलब जब तक ये नाम साहब ने नहीं बताया था मुझे मालूम ही नहीं था। तो जब उन्होंने बोला तो मैंने रिसर्च किया एंड ये प्रोग्राम ने इतना सारा चीजें रिवील किया है जो मुझे पहले मालूम ही नहीं था कि ऐसा आदमी था और उन्होंने इतना काम किया था। एंड ही वाज नॉट फ्रॉम अ फिल्म वर्ल्ड और ही वाज नॉट he was just a literate. I mean, he was just an intellectual who did good for the community. So my deepest appreciation कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया and I heard every minute of it and मैंने आप जब बोले तो मैंने बैकग्राउंड का रिसर्च भी किया to understand what it is and I'm really amazed. Thank you so much. Mustafa? Yeah, Farooq, I mean, I am so impressed. I'd, read a little bit about him, but not so much. I mean, I'm amazed at the whole spectrum of work that he has done in the awards that he has won. Unsung hero. Probably his modesty kept him from publicity. And that is a sign of greatness. So thank you very much, Nasimaji, for bringing him to light and bringing him to us. Thank you. It's been an eye-opener. Thank you very much. His childhood, he studied Urdu, and one of the interviews he was asked कि बलूचिस्तान में आप कैसे उर्दू सीखे? तो he said that when in 1932-34 when he was in school, he was born in 32 or something, he went to school 36 maybe. तो बलूचिस्तान में they used to call it Ganga Jamni Bhasha, and that they used to teach Urdu in school. So he learned Urdu in school. It's a wrong impression कि 1947 के बाद उर्दू propagate हुआ, and as you rightly said, Mustafa, in one of our talks, that it became a Muslim language. But Urdu is a universal language. It is a something which is and people like Narang Saab, they actually constructed this Urdu language. Yeah, I mean, the idea that Urdu is a Muslim language is an artificial construct. Actually, it was the language of the court, the language of grace, the language of civility all throughout. And it was also the language of communication all over India. So Even, for example, if you see, there are a lot of words, even in Marathi, from Urdu language. Even Balasaheb Thackeray does not say Sagli Maji Mansa. He says Tamam Bandhu Ani Bhagininu. That Tamam word comes from Urdu itself. So it's like Fakat. Fakat, Tamam, all these things. And it has been a big influence on all the Indian languages. Kanchan ji, can you comment? ये बेहद खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। ये तो हम मुझे गोपीचंद नारंग जी और इन्होंने सबसे खूबसूरत बात ये कही कि जबान किसी की जागीर नहीं है। जबान जो मोहब्बत करता है, जो जिस जबान को मोहब्बत करता है, जबान उसकी होती है। और उर्दू तो मोहब्बत की जबान ही है। और इन्होंने तो ये प्रूव कर दिया कि मोहब्बत से ही जबान का जायका बढ़ता है। और उर्दू में इतनी नफासत, इतनी नजाकत, उनको देखिए कितने सारे अवार्ड तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से मिले हैं। तो ये इस चीज को भी दिखाता है कि उनको उनकी जबान को मोहब्बत करने वाले वहां कितने थे और उनको समझने वाले, उनको बहुत लोगों ने। और उन्होंने किसी पाकिस्तान के भी डिफरेंट प्लेसेस पे वो रहे, मूसा खैर में और उसमें, लेकिन उन्होंने उर्दू को अपना बनाया ऐसा। और अपनी पब्लिसिटी के कभी, जो उन्होंने कहा ना, अपनी पब्लिसिटी का कभी भी वो नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उर्दू जबान की जो खिदमत की है, इसलिए हम लोग को बस सलाम करना चाहिए और ज्ञान आदाब को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने गोपीचंद नारंग को जिंदा कर दिया फिर से। बहुत शुक्रिया। So I think people have enjoyed this program, and any closing remarks, Apurva? I'm going to, जैसे ये प्रोग्राम खत्म होएगा ना, तो I'm going to see the other thing in the Rekta. That is one thing. दूसरा बात है कि I would like to listen to Saraiki language, because that is the bridge language between Persian and Urdu. So I'm just trying to see whether I can understand some words. Like Urdu, by looking at YouTube videos, मेरे को काफी आता है. I started with zero, but just by listening to people talking, Urdu समझ में आने लगा है.
although my father used to speak it, but I never spoke with him because we were all speaking Hindi. But Abhi, I'm going to make an attempt to, understand all those words. You people are inspiring me to do that. Nirja ji, I have allowed you to speak. Can you start your mic and make some comment? Nirja ji? जी जी नमस्ते। Namaste. इतना खूबसूरती के साथ उनका जो भी आप सबने बयां किया है, मजा आ गया सुनकर। और नसीमा जी, आपने जिस तरह से उसको स्टार्ट किया और बाद में आप सबने उसमें अपनी अपनी तरफ से जो भी बातें बताई उनकी जिंदगी की, बहुत मजा आया, बहुत सुनकर अच्छा लगा। और हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो हर बार हमारी जितनी भी चीजें हैं उनमें इजाफा करते हैं, हमारी सोच बदलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसके लिए आप दोनों को, फारूक जी और नसीमा जी, आपको बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ अलग चीजें आप लेकर आते हैं कि जिससे जो ना भी जानता हो तो उसको भी सुनने में मजा आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Nirja. I think Nikhil Paranjpe, would you like to, can you unmute yourself and speak because I have given permission to speak, Nikhil ji? Sangeeta ji, you have been writing a lot about to me on WhatsApp about, can you speak? I have asked you to, I've given you permission to speak, sir. Sangeeta ji? Sahir bhai? Okay, I think people are not available now. So Actually, this recording will become the reference material for anybody studying this subject, So I'm grateful that you guys have kiya, and this will be available on YouTube forever. So that's a great thing. Facebook will be there on YouTube. Yes, absolutely. Thank Rekta that I have taken few important things just to make the point as to मैं उर्दू से मोहब्बत क्यों करता हूँ. This was the question everybody has in mind, and I think the other person who is very good, who's Urdu is not his mother tongue, is Gulzar, who's done his career in Urdu, and of course our Khushwant Singh also wrote a lot. No Lucknowi bhi the. Okay, Kanchan ji, तुम्हारा permission और permission लेके मैं end करता हूँ program. Thank you very much. Thank you so And much. the Thank you. record will be there on Facebook and YouTube soon. Thank you. Good night. Bye. Thank you so Namaste. much. Bye. Thank you. Good night. Everybody. Thank Bye. you. Mustafa?